नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके आने वाली आपकी जो भी एग्जाम होगी, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो या यूपी टेट की कर रहे हो, हर टेट एग्जाम के अंतर्गत जो गणित पेडागोजी से संबंधित प्रश्न जो होते हैं निश्चित पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित ही आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आता है, छात्र गणितीय गणना में गति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चार विकल्प हैं। छात्र जो है गणितीय गणना में गति कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि हम देखें तो बच्चा जो है गणित में कब बहुत तेज़ी से सवालों को कर सकता है, तो निश्चित रूप से जब बच्चा जो होगा वो चर्चा, वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा। तो बच्चा जितना गणित का अभ्यास करेगा, बच्चे की गति जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। तो निश्चित रूप से गति आती है गणित के अंदर अभ्यास के माध्यम से, और इसके लिए डी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न ने पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो होगी वो राष्ट्रीय संस्था ही करेगी, राज्य संस्था तो कर नहीं पाएगी। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया जैसे राजस्थान राज्य शैक्षणिक, तो ये एक राज्य संस्था है। व्यापम छत्तीसगढ़, ये भी राज्य संस्था हो गया, डाइट हो गया। और यहाँ पर डी आला आता है एनसीईआरटी दिल्ली। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि डी विकल्प जो होगा एनसीईआरटी दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाली एक संस्था है, और डी विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो देखिए, बात यहाँ पर छोटी कक्षाओं के लिए की जा रही है, और छोटी कक्षाओं के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मनोरंजक, खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छोटी कक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए मनोरंजक और खेल विधि के माध्यम से गणित में रुचि उनके लिए उत्पन्न की जा सकती है, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन असत्य है उसे पहचानना है। चार विकल्प आपके सामने हैं, अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिए। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, या फिर आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। और डी है, हर कोई गणित सीख सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हर कोई गणित सीख सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उसे अभ्यास निश्चित रूप से वो करेगा तो सभी गणित सीख सकते हैं, और डी विकल्प जो होगा वो इसके लिए ठीक होगा। कक्षा में गणित अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। तो देखिए, कक्षा में गणित अध्यापक के द्वारा एक विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या चाहिए कि सभी बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत ध्यान शिक्षक हर बच्चे पर देंगे तो बच्चा जो है एक शिक्षक के साथ जुड़ाव शिक्षक का बच्चे से बन जाता है। तो निश्चित रूप से डी विकल्प यहाँ पर इसके लिए ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो देखिए, हम देखें कि गणित के माध्यम से छात्रों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन होता है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, बी है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, सी है समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक और विकल्प हमारा नीचे है वो थोड़ा सा, तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो हमारा विकल्प सी ही होगा, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। डी वाला विकल्प जो था हमारा सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। आगे देखिए, अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम अशिक्षित दुकानदार के द्वारा जो गणित उपयोग में लाया जाता है, तो उस गणित के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए कि संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा इसकी चर्चा की जाना चाहिए। तो और बी है, यहाँ पर गणित कक्षा में उपयोगी ही नहीं है, या फिर सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। डी है, में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो देखिए, एक दुकानदार जो कि अशिक्षित है और वो गणित का उपयोग करता है, यानी कि पैसे का हिसाब किताब करता है, हम सामान खरीदने तब वो हमें कुछ पैसे लौटाता है, तो वहाँ पर भी वो गणित का उपयोग करता है। तो ये जो दुकानदार के द्वारा गणित उपयोग किया जाता है, इसे एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में हम कक्षाओं में इसकी चर्चा कर सकते हैं, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि आवश्यक होता है। तो यहाँ पर है, बच्चों को ज्ञान
की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना। सी है बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता। डी है बच्चों की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो देखिए यहाँ पर हम देखें हमारी समझ से तो एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि जो होगा वो आवश्यक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए रोमन अंक जो होते हैं इनका उपयोग हम हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पर बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। बी है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग गणना करना मुश्किल होता है। सी है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, और डी है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना जटिल कार्य होता है। तो निश्चित हम यहाँ कह सकते हैं कि रोमन अंक जो होते हैं वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या फिर डी है ये सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गणित के माध्यम से बच्चों में इन सभी पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। मतलब कि तर्क शक्ति भी बढ़ेगी बच्चे का, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, इसके साथ में विचार शक्ति, ये सभी विकसित होंगे। गणित की संरचना की प्रकृति का एक गुण है। तो गणित की जो संरचना होती है उसकी प्रकृति का क्या गुण है? अमूर्त होना, असंकेतिक होना, अक्रम होना, रसहीन होना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित की संरचना एवं प्रकृति का जो गुण है वो यहाँ पर होगा हमारा विकल्प नंबर 1, अमूर्त होना। जी हाँ, पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी। देखिए उसमें अवधारणा को परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, या फिर उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। सी है आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, और डी है यहाँ पर वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। तो देखिए गणित पर प्राथमिक स्तर पर गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में रुचि, संवेग तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक, तो ये यहाँ पर ज्ञानात्मक लिखा है, ये ज्ञानात्मक है, भावात्मक, क्रियात्मक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो होगा भावात्मक पक्ष, क्योंकि हमें रुचि, संवेग आदि को देखना है तो ये हमारे भावात्मक पक्ष से संबंधित होगा। आगे देखें, गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उसमें बहुत सारे प्रश्न हल किए हो, या फिर बी है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, सी है उदाहरण ज़्यादा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, और डी है यहाँ पर उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण प्रश्नावली में प्रश्न हो। विकल्प बी इसके लिए ठीक है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों के में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, या फिर बच्चों में समाजीकरण पैदा करने के लिए, बच्चों का चरित्र विकास करने, या फिर डी है सभी के लिए। तो देखिए गणित का एक ऐसा विषय है जहां पर गणित के माध्यम से बच्चों में इन सभी गुणों का विकास होता है, उपरोक्त डी इसके लिए बनेगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य रुचि, उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को अभिप्रेत करने के लिए, सी है पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए, और डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कक्षा में रुचि प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर इन सभी के लिए किया जाता है, और विकल्प डी इसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से रुचि, उत्सुकता भी उत्पन्न होगी, छात्र अभिप्रेत भी होंगे, पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी हो जाएगा, ये सभी इसमें हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है? 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रख करके ये लिखी गई है।
आगे देखें, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वंचित दृष्टिकोण पैदा करने में, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि डी विकल्प इसके लिए ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित, अनुभव केंद्रित, या फिर विषय वस्तु केंद्रित उपागम। तो हम कह सकते हैं गणित पाठ्यक्रम के उपागम के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जिसमें क्रिया केंद्रित, अनुभव केंद्रित और विषय केंद्रित शामिल होते हैं, और विकल्प डी इसके लिए सही है। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, और डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल ये सभी, ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में भी सहायक है, साथ ही साथ तर्कात्मक सोच भी विकसित करेगा, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होगा। चलिए आगे देखें, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है? तो यहाँ अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हेमिल्टन है। तो ये कथन देने वाले जो थे वो थे प्लेटो, और सी विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या फिर अनुदेशवाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण जो होता है वो होता है मूल्यांकन, और पहला विकल्प होगा इसके लिए एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, गणित को कहा जाता है, तो गणित को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का विकास। तो गणित जो है एक ऐसा विषय है जिसे मस्तिष्क का व्यायाम, मस्तिष्क का विकास कहा जाता है, और डी विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें, गणित के अध्ययन में एक बच्चे से निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित के अध्ययन से एक बच्चे में इन सभी गुणों का विकास होता है, और डी विकल्प जो होगा इसके लिए एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो देखिए, गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का जो विकास है वो होना चाहिए एक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तर्क संगत रूप में होना चाहिए, और बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो हम देखें प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ किस प्रकार से मदद करती है? कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी की पहचानने में, विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने, और डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, और डी विकल्प इसके लिए एकदम सही है। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांत अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? मानसिक है, मौखिक है, लिखित है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्रियाएं हैं, गणनाएं, सिद्धांत, ये सभी मानसिक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, आदर्श शिक्षा वह शिक्षा है जो यहाँ पर बालक को रिक्त स्थान के योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। पाठ्यपुस्तक, समाज सहायक सामग्री, या फिर डी ये सभी। तो निश्चित रूप से एक आदर्श शिक्षा जो होती है वो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है, और इसके लिए बी विकल्प जो होगा वो एकदम सही होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो देखिए, मनुष्य सबसे ज़्यादा गणित का उपयोग अपने जीवन की कौन सी गतिविधि में करता है? तो वो गतिविधि होती है उसकी आर्थिक गतिविधि, और डी विकल्प इसके लिए सही है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि में हर व्यक्ति उपयोग करेगा, चाहे वो शिक्षित है, अशिक्षित है, किसी भी प्रकार से। अगला प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। देखिए, यहाँ पर अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं पूछा है। आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आसान स्तर नहीं है एक अच्छी परीक्षा का लक्षण। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के हमारे गणित पेडागोजी संबंधी जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।